Welcome student. Today we will discuss about land degradation. Now understand what is land degradation. Land degradation, it is the decline in quality of land. It happens due to continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. देखिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हुआ लैंड का हुआ क्वालिटी, जैसे लैंड हमको जो प्रोवाइड करता है अगर वह क्वालिटी लूज कर दे या क्वालिटी उसका ख़त्म हो जाए तब हम उसको कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन। जैसे लैंड पे घर बनाते हैं, अब लैंड जो है नेचुरल फोर्सेज वाटर के कारण या फिर अर्थक्वेक के कारण कुछ भी हो जिससे उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन जाए जहाँ हम घर नहीं बना सकते हैं, जहाँ पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, तब हम कहेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन हो गया है। तो सिंपली जो है हम लोग इसको कहते हैं लैंड जो है अपना नेचुरल क्वालिटी जब खो देता है, व्हेन लैंड लूज इट्स नेचुरल क्वालिटी देन इट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इन इंडिया अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड एंड अगर हम देखते हैं टोटल एरिया इंडिया का 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसमें 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो है लैंड वह डिग्रेडेड है, जिसमें फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया जो है 28% है, वाटर इरोडेड एरिया जो है 56% है, विंड इरोडेड एरिया 10% है, सेलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट जो है 6% है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अगर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है तो हम उसको फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया कहते हैं। जहाँ पे वाटर के कारण लैंड का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं या फिर वह अपना न्यूट्रिएंट जो है ख़त्म हो जाता है लैंड का, तब हम कहेंगे वो वाटर इरोडेड एरिया है। विंड इरोडेड एरिया वो कहेंगे जहाँ पे विंड के कारण जो है लैंड का क्वालिटी लूज हो जाएगा। सेलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स जहाँ पे साल्ट और एल्कलाइन के डिपॉजिट्स के कारण लैंड का क्वालिटी लूज हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो है सेलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू सेलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स। अब हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखिए लैंड डिग्रेडेशन का नेचुरल कॉज भी हो सकता है और ह्यूमन कॉज भी हो सकता है। अब जैसे वाटर है वह नेचुरल फैक्टर है, अब वाटर के कारण जो है अगर नदी का किनारा काटते काटते जो है लैंड जो अच्छा फॉर्म है अच्छा खेत है उसको भी अपने में समा ले, तब हम कहेंगे वो नेचुरली जो है हो रहा है। लेकिन कुछ जो है ह्यूमन फैक्टर्स है उसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो हम यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स देखेंगे। ऐसे आप कुछ नेचुरल फैक्टर्स को ट्राई कीजिए जानने का और एक्सप्लेन करने का, जैसे विंड है, वाटर है, ये सब नेचुरल फैक्टर्स है, ग्लेशियर्स है, आपका अर्थक्वेक है, ये सब के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। अचानक जो है कोई बड़ा लैंड एरिया जो है नीचे धंस गया, सबसाइड हो गया, तब जो है हम कहेंगे वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो गया। तो अब हम ह्यूमन फैक्टर देखते हैं, मेनली आपका 5 फैक्टर्स है और ज़्यादा भी है, आप जितना चाहिएगा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 फैक्टर्स है इस पर बुक हम चल रहे हैं, जिसमें है अबैंडन्ड माइनिंग साइट्स, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, और कुछ एक्स्ट्रा हम आगे बताएंगे इसके बारे में। इसको हम सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं पहले, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही हमको इससे कैसे बचा जाए। डिग्रेडेशन से जो बचने का प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हम इसको साथ लेके चलेंगे, बाद में उसको एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे। तो सबसे पहला है अबैंडन्ड माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन। देखिए ऑयल, कोल, गैस, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन रिड्यूस फॉरेस्ट कवर। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऑयल फील्ड है या कोल फील्ड है या गैस है या फिर कोई भी मिनरल्स, आयरन ओर है, माइका है बिहार में, ये सब को एक्सट्रैक्शन के लिए ऊपर का एरिया जो है हमको क्लीन करना होता है, तो फॉरेस्ट कवर है वो जो हट जाता है। अब देखिए फॉरेस्ट कवर हटने के बाद हमको वहाँ से मिनरल्स या ओर्स जो निकलता है या फिर कोल जो निकलता है उसको कैरी करने के लिए एक जो है कोर्स बनाना होता है, रास्ता बनाना होता है। अब रास्ता बनाने के लिए जो है लैंड को हम लोग उस अनुसार जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट कवर हट जाता है वहाँ पे, और एंड व्हाट आल्सो लीड टू more long term impacts such as pollution, infrastructure development and increased human activity। इसके कारण जो है वहाँ पे लैंड जो है वह यूज के लिए नहीं रह पाता। अब देखिए जो भी माइनिंग एरिया है वहाँ जो है इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो जहाँ माइन्स हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, उड़ीसा, झारखंड में आपका कोल है, आयरन और माइंस है,
ये सब जगह आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी कोल एंड आयरन और माइंस है, एमपी में भी आपका मैग्नीज है, कोल है, लाइमस्टोन है, बहुत सारा माइंस है। उड़ीसा में आपका क्योंझर है और भी बहुत सारा जो है आयरन और माइंस है। तो ये सब जो है आपका माइनिंग, तो माइनिंग के समय ये अलग से जो है फॉरेस्ट कब हटा। माइनिंग के बाद भी क्या है कि जब हम उसको छोड़ देते हैं तो अंदर में होल रह जाता है। होल के कारण जो है ऊपर का लैंड धीरे धीरे धंस जाता है और धंसने के बाद जो लैंड को और ख़राब कर देता है। तो अबेंडन का मतलब होगा छोड़ देना। तो इसके कारण भी जो है जो बाकी बचा फॉरेस्ट है वो अंदर दब जा सकता है, या फिर जो है वह लैंड जो है उसके कारण अनयूज्ड रह जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर इसको कंजर्व करना है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे माइनिंग कर करके जो हम लोग छोड़ देते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो उस लैंड को एज ए रिसोर्स यूज किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ में आया था, छत्तीसगढ़ में एक जो है माइनिंग का जो साइट है छोड़ने के बाद जो गड्ढा बचा हुआ था उसको वाटर पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे जो है वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गया और उस लैंड को जो है एज ए रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि लैंड जो है वह अनयूज ना रहे, उसको हम एज ए रिसोर्स यूज कर पाएँ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ओवर ग्रेजिंग। देखिए ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, वेरियस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है वह ग्रेजिंग के लिए फील्ड में जाते हैं, तब वो जो है लैंड कवर, जो लैंड का जो थीन लेयर होता है ऊपर में जिसमें मेन न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, वो एक्सपोज हो जाता है, लैंड कवर एक्सपोज हो जाता है। और वह जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर वाला, उस वह जो है विंड और वाटर दोनों के द्वारा जो है कैरी कर करके कहीं और ले जा करके रख दिया जाता है। तो इससे जो उसका अपर लेयर है, थीन लेयर है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, ह्यूमस होता है, जो प्लांट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वह बहा लेके जाता है या उड़ा लेके जाता है। तो इसके कारण जो है वो अपना नेचुरल क्वालिटी जो है लूज कर देता है। उसके बाद देखिए जैसे एनिमल ग्रेज करता है, घास खाता है, तो घास को खींचने से जो है आपका जो स्ट्रेंथ है आपका सॉइल का, जो उसको पकड़ी होता है वह लूज हो जाता है। इसके कारण भी जो है विंड एंड वाटर इरोजन के लिए वो जो है वल्नरेबल हो जाता है। अब उसके बाद देखिए ओवरग्रेजिंग से जो लैंड का ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, वह भी जो है ख़त्म होने लगता है। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है, मतलब लैंड का जो नेचुरल कैपेसिटी है वाटर को नीचे सोखना और उसी के थ्रू वो रिस्पायरेशन करता है, समझिए वही उसका खाना पीना है। तो ये जो है इन्फिल्ट्रेशन को कम करता है, रन ऑफ को बढ़ा देता है। रन ऑफ को बढ़ाता है मतलब घास से जो है वाटर रुक रुक के बहता है, तो इसके कारण वाटर जो है आसानी से नीचे सोखता है, लैंड को नीचे तक जाता है। लेकिन जब ऊपर का जो लेयर है आपका वेजिटेशन का, जो ग्रास है, वो हटने के कारण जो वाटर का स्पीड है तेज हो जाता है, इसलिए अपर थिन लेयर जो है आसानी से बहने लगता है। तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ आपका डोमेस्टिकेशन होता है एनिमल का, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश इस सब का एरिया में भी होता है, बकरी भेड़ जो भी अलग अलग जानवर का लोग करता है। तो ये गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, यहाँ जो लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन्स है वह आपका ओवर ग्रेजिंग है। अब हम अगला देखते हैं ओवर इरिगेशन। देखिए फार्मिंग के लिए इरिगेशन जो है एक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है। बिना इरिगेशन के फार्मिंग जो पॉसिबल नहीं हो, चाहे वह नेचुरल रेन हो या फिर हम लोग उसको आर्टिफिशियल रेन प्रोवाइड करें। लेकिन जब इरिगेशन जो है ज़्यादा हो जाता है तो इसके कारण जो वाटर में सोडियम क्लोराइड होता है या फिर जो अल्कलीन होता है वाटर में, वह जो है सॉइल के ऊपर में एक पपड़ी टाइप का, लैंड के ऊपर में एक पपड़ी टाइप का बन जाता है। और इससे जो है लैंड का प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो नेचुरल कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का क्रॉप्स, वह घट जाता है, डिक्रीज होता है। तो वाटर लॉगिंग ड्यू टू इरिगेशन इंक्रीजेस सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ लैंड। अब देखिए ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देखिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ जो है मोस्टली जो आपका फार्मिंग है वह इरिगेशन पर डिपेंडेंट है। और
यही सब जो स्टेट्स है जहाँ आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वह ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, उसका मेन रीजन भी है इरिगेशन। और जो नया हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स है वह ज़्यादा वाटर जो है मांगता है। तो वाटर अवेलेबल है वहाँ, वाटर जो है ज़्यादा इरिगेट करने से आपका सैलिनिटी और अल्कलिनिटी का प्रॉब्लम जो है आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है। और भी जगह देखने को मिल सकता है अगर यही प्रोसेस चलते रहा तो, ज़्यादा वाटर लॉगिंग रहा तो। अब देखिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को में जो है शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा क्रॉप्स को जो है हम लोग लगाएंगे जो कम वाटर जो है रिक्वायरमेंट है जिसका, या फिर हम लोग ड्रिप इरिगेशन मतलब होता है बूंद बूंद जो है थोड़ा थोड़ा पानी देना, ज़्यादा वाटर लॉगिंग उससे नहीं होगा। या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इससे बचने के लिए। इसका कंजर्वेशन मेजर्स है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, या फिर और भी अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है इससे बचने का तो आप जो है इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, जिससे कि लैंड का सैलिनिटी और अल्कलिनिटी कम हो, मतलब वाटर लॉगिंग ज़्यादा ना हो। अब हम लोग देखते हैं मिनरल प्रोसेसिंग। देखिए मिनरल्स प्रोसेसिंग में मिनरल्स जो है हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको जो है प्योरीफाई करते हैं या फिर उसको प्रोसेस कर करके उसको यूज के लायक बनाते हैं। तो इस प्रोसेसिंग में जो प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसमें डस्ट जो है इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, वह डस्ट ग्रेजुअली जो है नीचे लैंड पर आकर करके धीरे धीरे बैठ जाता है। बैठने के बाद एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने के बाद क्या होता है कि जो वाटर है नीचे नहीं जा पाता है, जो फिल्ट्रेशन है वाटर का वो लैंड के अंदर नहीं जा पाता है। तो लैंड इतना जो नेचुरल कैपेसिटी है वह खो देता है। तो प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स releases dust in the environment that settles down on the land, retards the process of infiltration of water into the soil। तो इसमें देखिए कहाँ है ग्राइंडिंग द लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट कैसे बनता है, लाइम को जो है पीस करके जिप्सम को डाल कर करके जो है भून करके हम लोग सीमेंट बनाते हैं। तो लाइम स्टोन पीसने के बाद क्या होता है कि लाइम स्टोन का जो डस्ट है वह इन्वायरमेंट में उड़ता है। अब वह जा कर के नीचे ज़मीन पे बैठेगा और एक जो है आपका लेयर बना देगा, जिससे वाटर जो है नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू पास वाटर। अब इससे क्या होगा कि लैंड का जो आपका नेचुरल रिप्लेनिशेबल कैपेसिटी है, जिसमें लैंड जो है रिस्पायरेट करता है, वह जो है उसके पास नहीं रहेगा। उसी तरह से आपका सेरेमिक इंडस्ट्री में कैल्साइट एंड सोप स्टोन को जो है आपका जो है ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद जो है देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कोल को जलाते हैं भट्ठी में, और वो जो कोल का जो राख होता है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो बाहर जो है हम लोग वैसा लैंड पे फेंकते हैं जहाँ पे जिसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके कारण जो है वो लैंड डिग्रेड हो जाता है, अनयूज्ड रह जाता है, अपना कैपेसिटी उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ, तो जहाँ पे मिनरल्स है आपका एमपी में, जहाँ भी आपका लाइमस्टोन मिलेगा, या फिर जहाँ आपका सीमेंट इंडस्ट्री है या फिर सिरेमिक इंडस्ट्री है, वहाँ इस तरह का प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिलता है। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, बिहार का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, डालमिया नगर, ये सब। अब देखिए इससे जो है हम लोग कैसे बचें। तो सबसे पहले हम लोग ओपन मिनरल प्रोसेसिंग जो है इसको हम लोग को रोकना होगा। उसके बाद इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, मतलब जो डायरेक्ट हम लोग वेस्ट जो है या फिर डस्ट जो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट जाने देते हैं, इसके लिए कुछ जो है करना पड़ेगा। जहाँ हम ओपन मिनरल प्रोसेसिंग ना कर करके एक जो है इसका एक फिक्स प्लेस करें, तब जो है इसमें आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। देखिए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड एज बेस्ट, इंडस्ट्री देखिए बहुत तरह का केमिकल यूज करता है। अब वो केमिकल क्या करता है कि रिलीज कर देता है विदाउट फिल्टरेशन, विदाउट जो है ट्रीटमेंट। वो जा कर के लैंड में जो है जो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो इससे जो है लैंड का क्वालिटी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ ह्यूमन वेस्ट भी जो है, ह्यूमन वेस्ट कहने का मतलब
आप जो भी सामान लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, उसमें तरह तरह का केमिकल यूज किया जाता है उसको फ्रेश रखने के लिए, या फिर और भी जो आप सामान यूज करते हैं किचन्स में या आपका डे टू डे लाइफ में, उसमें केमिकल्स होता है और उसको जो है छोड़ दिया जाता है, और वो अल्टीमेटली जा कर करके जो है लैंड को डिग्रेड करता है। तो ये जो भी जो केमिकल्स है वेस्ट है वह लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जो है इसको इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है और जो आपका ह्यूमन वेस्ट है, इससे लैंड डिग्रेडेशन रोकने के लिए हम लोग क्या कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर करके, क्लीन कर करके, फिल्टर कर करके तब डिस्चार्ज करें, ताकि वह जो है लैंड को हार्म नहीं करे। उसी तरह से सिटी वेस्ट में भी इस तरह का हम लोग मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक हम न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी देखिए ऐड किए, पहले उसको देख लीजिए। ये देखिए एक आर्टिकल है आपका महाराष्ट्र का, चक्कन नाम है इस जगह का। यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, और यहाँ पे देखिए आपका कैसे ये लैंड डिग्रेडेशन या फिर जो अलग अलग तरह का जो डिग्रेडिंग क्वालिटी है लैंड का, या फिर अदर जो पॉल्यूशन है उसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस आर्टिकल को आप देखिएगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आपको इससे जो है समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं लैंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड कंजर्वेशन मेजर जो है हम पहले बताएं आपको, कुछ जो है बचा हुआ है। जैसे आप फॉरेस्टेशन है, देखिए फॉरेस्ट जो है अल्टीमेटली आपको लैंड कंजर्वेशन में हेल्प करता है। जैसे फॉरेस्ट जो है आपका लैंड को बांध के रखता है, उसका रूट जो है बांध के रखता है, और उसके बाद यह वाटर का जो रनिंग कैपेसिटी है उसको भी कम करता है, जिससे जो लैंड का जो अपर न्यूट्रिएंट्स लेयर है वह आसानी से नहीं बह जाए। तो फॉरेस्टेशन का मतलब हुआ नया नया जगह पे फॉरेस्ट लगाना। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन दोनों में अंतर है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ जो पहले से फॉरेस्ट अवेलेबल है उसमें जो है नया तरह का ट्री लगाना, ताकि फॉरेस्ट जो है और डेंस हो जाए। और फॉरेस्टेशन का मतलब होता है नया फॉरेस्ट क्रिएट करना। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट जो है उसमें क्या होता है कि प्लांट को जो है एक पैटर्न में लगाया जाता है, जिससे विंड इरोजन नहीं हो। विंड अगर आए तो उसको, विंड का जो स्पीड है उसको रोके, या वाटर आए तो वाटर के स्पीड को रोके। उस तरह से उसको हम लोग शेल्टर बेल्ट कहेंगे। ये जनरली जो है दिल्ली के वेस्ट में देखिए इस तरह का शेल्टर बेल्ट लगाने का प्लान है, क्योंकि जो आपका राजस्थान का डेजर्ट है उसका डस्ट जो है इधर आ करके इधर के लैंड को डिग्रेड करता जा रहा है। तो वहाँ पे शेल्टर बेल्ट लगा करके इसको कम किया जाने का जो है प्लान है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स है क्या है कि सैंड ड्यून जो है आपका बालू का टीला होता है, मुंड ऑफ सैंड। और ये बनता कब है, ये बनाता है विंड। विंड क्या करता है, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है सैंड का उसको जो है अपने साथ बहा के ले जाता है, उड़ा करके ले जाता है। जहाँ पे स्पीड कम हुआ वहाँ पे उसको जाकर डिपॉजिट कर दिया। और डिपॉजिट करते करते जो है एक आपका बड़ा टीला टाइप का जो है तैयार हो जाता है। अब सोचिए वहाँ का बालू जो है यहाँ के लैंड पे ला करके डिपॉजिट किया है, तो इसमें जो है इसका अच्छा लैंड जो है ये अपना क्वालिटी ख़त्म कर दिया, और इससे जो है वहाँ का लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसको कहते हैं कि इसको स्टेबलाइज करें, मतलब सैंड ड्यून जहाँ है उसको वहीं पे रोके, वहीं पे ख़त्म करें, ताकि वह दूसरे लैंड को डिग्रेड नहीं करे। तो सैंड ड्यून्स को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, या तो पेड़ लगा दें वहीं जो आपका डेजर्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पे, ताकि जो आपका सैंड है वह उसका हवा वहीं पे स्लो होकर के रुक जाए। तो ये जो है लैंड डिग्रेडेशन को इससे कंजर्व किया जा सकता है। बाकी देखिए हम बता चुके हैं आपका वेस्ट लैंड को जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करना, माइनिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उसके बाद डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट्स। उसके बाद ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं। ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले देखिए ग्रेजिंग का एरिया फिक्स कीजिए, एक बाउंड्री लगाइए। उसके बाद जो आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनका एक फिक्स कोर्स होना चाहिए, ताकि वह दूसरा लैंड में जा कर के उसको जो है उसको डिग्रेड नहीं कर सके। एक फिक्स कोर्स, एक फिक्स बाउंड्री होना चाहिए, वहाँ पे आप डोमेस्टिकेट कीजिए।
वहाँ पे जो है आप ग्रेजिंग करवाइए, तब जो है आपका लैंड कंजर्वेशन मेजर जो है सक्सेसफुल रहेगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ। ये क्वेश्चन है, कैन नेचुरल फैक्टर्स आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। देखिए नेचुरल फैक्टर्स कुछ लैंड डिग्रेडेशन के रिस्पॉन्सिबल है, उसको एक्सप्लेन करना है। आज इतना ही।